जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के लिए जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी ने कर दी चीन की घेराबंदी दोस्तों और घुसपैठ पर कड़ा प्रहार। श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ ताबड़तोड़ 1-to-1 बंद कमरे में की सीक्रेट मीटिंग दोस्तों। बताएंगे बिम्स्टेक समिट में डोभाल जी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। चीन जिन जिन देशों को साधने का कर रहा था प्रयास, जिन देशों में फैला रहा था अपना जाल दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी ने बंद कमरे में कर दिया बहुत बड़ा खेला दोस्तों। सबसे पहले आपको बताएंगे चौंकने वाली जानकारी, और वहां से कौन सा बयान जारी किया इन्होंने दोस्तों। साथ ही साथ पीओके की बात करेंगे, जहां पर पीओके में आंदोलन पर अब नया विवाद खड़ा हो गया। बातचीत से पाकिस्तानी सेना ने कर दिया इनकार, प्रदर्शनकारियों के साथ कर दिया मोए मोए दोस्तों, गुमराह किया प्रदर्शनकारियों को। बताएंगे आखिर क्यों उनको किया गया गुमराह। 5 से 6 घंटों में पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया उनको गुमराह करके कि अब अचानक मना कर दिया। बातचीत से आपको बताएंगे दोस्तों कैसे पाकिस्तान ने पीओके में लगाया अघोषित कर्फ्यू। 30 लाख लोग दाने दाने को मोहताज, इंटरनेट भी छीन लिया गया। बताएंगे क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ऐसा किया पाकिस्तान ने, क्या इसको कुचलने के लिए आईएसआई फॉल्स फ्लैग की साजिश रची, बातचीत का बहाना देकर कैसे तैनात कर दिया जवानों को। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि बलूचिस्तान और पश्तून सरकार के कंट्रोल में नहीं है, पैसे लेकर सैनिक मर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इधर पीओके का बवाल थमा भी नहीं था कि इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा दिया दोस्तों। बताएंगे बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से गया, इधर अफगानिस्तान हालत खराब कर ही रहा, इधर पीओके में हालत खराब है शहबाज मुनीर की, और अब पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने मचाया बड़ा बवाल। जानकर आप भी कहेंगे कि शहबाज और मुनीर की तो लुबिया डूबी। वहीं दोस्तों अगर हम आपको कहे कि पाकिस्तान में निकाली गई है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो क्या आप यकीन करेंगे। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं चीन और पाकिस्तान जैसे देश को सेट करना बहुत जरूरी है भारत के लिए, और भारत कर भी रहा है, और जल्द से जल्द पीओके हासिल करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमूमन बड़े बड़े बहुपक्षीय मंच और समिट केवल कागजी घोषणाओं और औपचारिक बयानों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि असली जियोपॉलिटिक्स बंद दरवाजों के पीछे ठोस एक्शन के साथ खेली जाती है। बता दें दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव का रणनीतिक फायदा उठाते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने बड़े ग्रुप्स की पारंपरिक और सुस्त डिप्लोमेटिक फाइलों को किनारे लगा दिया। 15 जुलाई को डोभाल ने एक ही दिन में श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के अपने समकक्षों यानी काउंटर पार्ट्स के साथ ताबड़तोड़ 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग्स कर डाली। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए उन्होंने एक बड़े बहुपक्षीय सम्मेलन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने वाले एक तेज तर्रार और सोचे समझे पावर प्ले में बदल दिया। दिन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण हाई स्टेक बैठक श्रीलंका के रक्षा सचिव एवीएम संपत थुयाकोंथा, जो कि रिटायर्ड हैं, उनके साथ हुई। हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, जहां दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। अजीत डोभाल जी ने कोलंबो के साथ मजबूत समुद्री समझौतों और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। यह कदम न केवल समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन जैसी विदेशी नौसेनाओं की बढ़ती संदिग्ध मौजूदगी और पैठ पर कड़ी नजर रखने के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। इसके बाद डोभाल का पूरा ध्यान भारत के पूर्व की ओर गया। यहाँ उन्होंने थाईलैंड की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल चट चाई वांगचुआड से सीधी बात की। इस मीटिंग ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में असली जान फूंकने का काम किया। दोनों देश इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जैसे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को सुरक्षित करने पर सहमत हुए। औपचारिकताओं से दूर हटकर दोनों नेताओं ने इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर पुलिसिंग मॉडल के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पर भी बात की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स इन खुले व्यापारिक रास्तों का गलत फायदा न उठा सके।
भारत की घरेलू सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम बैठक बांग्लादेश के डिफेंस एडवाइजर डॉक्टर AKM शमशुल इस्लाम के साथ हुई। भारत और बांग्लादेश एक विशाल और बेहद खुली हुई जमीनी सीमा साझा करते हैं जो हमेशा सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रही है। ढाका के टॉप डिफेंस अधिकारियों के साथ सीधे संवाद के जरिए डोवाल जी का सीधा मकसद भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हर हाल में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। दोनों देशों ने सीमा पर उग्रवाद या यूं कहें सीमा पार उग्रवाद क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को सख्ती से कुचलने और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आपको बता दें कि यह ताबड़तोड़ बैठ के नई दिल्ली की बदली हुई आक्रामक सुरक्षा रणनीति को साफ दर्शाती है, यानी रीजनल पार्टनर्स को बुलाने के लिए मंच बड़ा इस्तेमाल करो लेकिन भारत के हित और सुरक्षा नतीजे हासिल करने के लिए 1-to-1 सीधी कूटनीति बंद कमरे पर ही भरोसा करो। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है दोस्तों अजीत डोभाल जी ने। अब ऐसे में चीन पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक और चीन की घेराबंदी को लेकर उसके घुसपैठ पर कड़ा प्रहार किया है। भारत ने क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? थैंक यू अजीत डोभाल जी, कमेंट में लिखना मत भूलेगा क्योंकि हमेशा से ये माना गया है कि जिस भी मुद्दे में जिस भी चीज में जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल घुसे हैं वो पूरा करके ही निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट है सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं प्रेस किया, इस लाइक के बटन को तो 1 सेकंड भी नहीं लगना, दबा दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं पीओके की, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी आंदोलन के बीच एक बड़ा विवाद अब सामने आया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जाक ने 15 जुलाई को दावा किया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा को अपना विशेष प्रतिनिधि बनाकर बातचीत करने के लिए भेजा था ताकि ये लोग मुजफ्फराबाद कूच ना कर सके। कमेटी ने उनके आश्वासन के बाद मुजफ्फराबाद की ओर प्रस्तावित लॉन्ग मार्च रोकने का ऐलान किया था, जबकि धरने जारी रखने की बात कही गई थी। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद दोस्तों आज पाकिस्तान की सेना की ओर से इस दावे का खंडन कर दिया गया। दोस्तों दावा किया गया कि सेना की ओर से किसी तरह की कोई बातचीत या वार्ता के लिए प्रतिनिधि नहीं भेजा गया था, ना कोई ऐसा प्लान था। कितना बड़ा विश्वासघात और गुमराह किया पीओके की जनता को पाकिस्तान ने। पीओके के कानून मंत्री अकील मलिक ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ सरकार की कोई बातचीत नहीं चल रही है और आसिम मुनीर ने भी किसी को वार्ता के लिए नहीं भेजा। इससे आंदोलनकारियों के बीच नाराजगी और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों आंदोलन से जुड़े सूत्रों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत का भरोसा देकर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे लॉन्ग मार्च को रुकवाया गया, लेकिन अब सरकार और सेना दोनों ही बातचीत से इनकार कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार को अब 21 जुलाई का अल्टीमेटम दिया है। गिरफ्तार जाक नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, सुरक्षा कार्रवाई को वापस लेना और संचार सीमाओं को बहाल करना, पहले से तय 38 सूत्रीय चार्टर को लागू करना, बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन में सुधार, बिजली खाद्य आपूर्ति और जरूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच शामिल है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान उनकी मांगे न पूरी की गई तो 22 जुलाई से उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि सभी धरने पहले की ही तरह जारी रहेंगे और जन आंदोलन भी चलता रहेगा। दोस्तों अब आपको बता दें इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्यों क्योंकि जनता को गुमराह किया आसिम मुनीर ने। पहले बोला कि बातचीत करेंगे, अब रुक जाओ, मत कूच करो मुजफ्फराबाद की तरफ, और जब अब पीओके की जनता रुक गई उसने कहा कि चलो भाई बातचीत करने को तैयार हो गई है, हमने झुका ही दिया पाकिस्तान की सरकार को। उसके ठीक 6 से 8 घंटे बाद फिर से सेना कहती है कि हमने ऐसा कोई दावा ना कोई ऐसा वादा किया ही नहीं था, ये सरासर झूठ है। जिसके बाद दोस्तों अब ये सवाल खड़े हो रहे कि ऐसा क्यों किया पाकिस्तान की सेना आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। तो आपको बता दे दोस्तों अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि आईएसआई फॉल्स फ्लैग की साजिश के तहत ऐसा किया गया दोस्तों ताकि वो इस भीड़ में आतंकवादियों को घुसा सके। और अब अघोषित कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है पीओके में। दोस्तों 30 लाख लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, इंटरनेट भी ठप कर दी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो पहले से ही पाकिस्तान से वैचारिक रूप से अलग हो चुके हैं। अब पीओके में भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन को किसी भी हाल में रोकने का प्रयास कर रही है पाकिस्तान की सेना कि कम से कम पीओके में ऐसा ना हो जैसा बलूचिस्तान और केपी में हो रहा है। राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च की शुरुआत की आंदोलनकारियों ने, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रची और इसीलिए पीओके की जनता को गुमराह किया आसिम मुनीर ने। दोस्तों पाकिस्तान अब आंदोलनकारियों को आतंकी बताने लगा है। उन्हें आतंकी साबित करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक साजिश भी रची। आईएसआई ने इसके लिए पीओके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को एक्टिवेट कर दिया।
दिया। पीओके में आज का मार्च शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लश्कर तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट के पास पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर एक फॉल्स फ्लैग अटैक किया। पाकिस्तान रेंजर्स के इस कैंप के पास लश्कर तैयबा का एक प्रशिक्षण शिविर भी है जिसे आतंकी रिजवान हनीफ चलाता है। इसी गुट ने इस हमले को अंजाम दिया। साथ में यह भी दावा किया जा रहा है कि आईएसआई पीओके में प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को प्रभावित करने की साजिश रच रही है। पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन और उत्तरी क्षेत्रों में विपक्षी नेताओं की सक्रियता से पाकिस्तानी सेना मुख्यालय जीएचक्यू पर दबाव बढ़ने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा और अस्थिरता आगे और बढ़ने की आशंका भी कुछ रिपोर्टों में जताई गई है। दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से वाकई में निकल रहा है पीओके? क्या उसके हाथ से अब पूरे तरीके से पीओके निकल जाएगा? बता दें, पाकिस्तान लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए नेताओं की गिरफ्तारी और हत्याएं कर रहा है, लेकिन इस बार गोलियां चली तो हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। बच्चों ने भी सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। यह मार्च धीरे धीरे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ पीओके से पाकिस्तान की पकड़ भी ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। इस भीड़ और इसके गुस्से को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी लग रहा है कि इस बार पीओके हाथ से जाने ही वाला है। पाकिस्तान के लिए इस प्रदर्शन को दबाना क्यों मुश्किल है, इसे समझने के लिए आपको जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के बयान को बहुत ध्यान से जानना पड़ेगा। दोस्तों, इस पार्टी के नेता सरदार अमान खान ने साफ साफ कहा है कि पीओके कोई विवादित इलाका नहीं है, बल्कि ये मकबूजा यानी कब्जे वाला इलाका है। ये कोई आजाद कश्मीर नहीं बल्कि ये कब्जे वाला कश्मीर है। सारी दुनिया जानती है कि जिस जगह आटा और बिजली मांगने पर गोलियां मारी जा रही हो, उस कश्मीर पर किसने अवैध कब्जा कर रखा है? वो देश पाकिस्तान है। और इसी कब्जे वाले कश्मीर के लोग अब परेशान होकर भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों, वो लगातार अब मांग कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ेंगे, और हमें अगर मौका मिला, भारत ने इजाजत दी, तो हम भारत के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि भारत वाला कश्मीर काफी ज्यादा हैप्पी है, काफी खुश है। यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान की जनता इतना खुश नहीं है जितना भारत के कश्मीर क्षेत्र के लोग खुश हैं। तो आप भारत के लोगों की तो बात ही छोड़ दो, अब ऐसे में पूरा मन बना लिया है इन आंदोलनकारियों ने कि वो भारत से ही जुड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ नहीं रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज अगर इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद पाकिस्तान की सरकार मान भी लेती है, उनकी बात मान लेती है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर में फिर अपने बयानबाजी अपने जुबान से मुकर जाएगी? यानी कि संकट तो लगातार रहेगा ही लगा हुआ पीओके की जनता के साथ। ये बात भी गांठ बांधनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीं जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री ने बड़ा दावा किया, कहा बलूचिस्तान और पश्तून सरकार के कंट्रोल में नहीं है, पैसे लेकर सैनिकों को मारा जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सरकार और सेना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान के कई इलाके आज भी सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं और अब पश्तून क्षेत्र भी हिंसा की चपेट में है। उन्होंने ये भी कहा है कि सैनिक अपनी नौकरी और वेतन के बदले देश की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए उनकी शहादत को राजनीतिक ढाल नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देश की सुरक्षा व्यवस्था और सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में सरकार की पकड़ कमजोर हो चुकी है और आम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात इतने खराब है कि शाम होने के बाद पुलिस अपने थानों से बाहर नहीं निकलती। उनके मुताबिक जब पुलिस सड़कों पर नहीं होती तो हथियार बंद समूह और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रांत की सरकार सिर्फ राजधानी के दफ्तरों तक सीमित रह गई है और जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। यानी इन्होंने अब क्लियरली दावा कर दिया है कि बलूचिस्तान और पश्तून सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो, जानकारी ये भी आ रही है कि इतने सारे बयान देने के बाद अब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस फाइल कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच ठन गई है। फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर पर जबरदस्त निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने पश्तूनों से अफगानों का कत्ल करने को कहा है। फजलुर रहमान ने कहा है कि आसिम मुनीर हमसे यानी पाकिस्तानी पश्तूनों से हथियार उठाने और उन्हें अफगानों को मारने के लिए कहती है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके अमेरिकी आकाओं की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप बलूचिस्तान और केपी के दोनों ही खो रहे हैं। उनके इसी बयान के बाद या यूं कहें कि लगातार सच्चाई के साथ खड़े रहने की वजह से उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में पश्तूनों के सबसे बड़े धार्मिक नेता माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। वहीं बता दें, एक तरफ जहां पीओके का बवाल भी नहीं थमा कि इधर इमरान खान की पार्टी ने मुनीर शहबाज को
दे दिया नया टेंशन, अब मचेगा पाकिस्तान के अंदर बवाल। दोस्तों, पीओके में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ और क्या स्थिति हमने आपको बता ही दिया। उधर बलूचिस्तान में अलगाववादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। इसी बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकार के खिलाफ एक और बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पीटीआई की संसदीय पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल पूरे होंगे। पार्टी का कहना है कि आंदोलन का असल मकसद इमरान खान की रिहाई और अन्य राजनीतिक मांगों को लेकर जनता को एकजुट करना है। इस्लामाबाद स्थित खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अंतरिम अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई और अब बड़ा आंदोलन होगा पाकिस्तान के अंदर। जी हां, एक तरफ बलूचिस्तान से घिरा पाकिस्तान, अफगानियों से घिरा पाकिस्तान, पीओके की जनता से घिरा पाकिस्तान, इतने सारे टेंशन के बीच अब पाकिस्तान के भीतर ही बड़ा आंदोलन होने वाला है। दोस्तों, और एक टेंशन और था पाकिस्तान को, वो ये चीन की तरफ से। चीन भी कह रहा है कि हम सीपीईसी छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, जिसके लिए रोता दिखाई दे रहा है शहबाज और मुनीर। अब आप यूं समझ लीजिए कि ऐसे प्रॉब्लम से घिर चुके हैं ये दोनों, हमें लगता है कि कहीं अपने आप ही पद न छोड़ दे। इन मुद्दों पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों? लेकिन इन सारे खबरों में हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए भारत को कि अपना पीओके हमें वापस चाहिए। जो क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया है पाकिस्तान ने, वो क्षेत्र हमें हमारा वापस चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार जरूर अंदर खाने कुछ ना कुछ इस पर काम कर रही होगी और जल्द से जल्द ये क्षेत्र हमसे जुड़ेगा और यही सही मौका है, तो कमेंट में यही सही मौका है और पीओके हमारा था, है और रहेगा, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और लाइक करिएगा इस वीडियो को ताकि दुश्मनों तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पता चले कि भारत की मोदी सरकार और भारतीय सेना ही नहीं बल्कि भारत की एक एक आम जनता भी पीओके लेकर रहेगी। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में निकाली गई भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, कराची की सड़कों पर गूंजे हरे कृष्णा के नारे। दोस्तों, हिंदुओं के लिए खतरनाक देश बन चुके पाकिस्तान में भी आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची शहर में रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वैसे पाकिस्तान में कोई भी हिंदू त्योहार मनाना एक दुर्लभ घटना सी लगती है, लेकिन वाकई में यह सच है। दोस्तों, कराची की सड़क पर जब रथ यात्रा निकाली गई तो सड़क से गुजरने वाले लोग इसे निहारते नजर आए। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के हाथ में पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा था। भगवान के भक्त सड़कों पर नाच रहे थे और हरे कृष्णा का भजन गा रहे थे। कराची की सड़कों पर लोगों के मन में भारी उत्साह देखा जा रहा था। इस वीडियो को हिमेश चौहान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग कई ऐतिहासिक मंदिरों में अपनी धार्मिक परंपराओं और त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। रिक्वेस्ट है, कमेंट में आप लोग जय जगन्नाथ लिख दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, चीनी कंपनी को भागने से बचाने के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, ड्रैगन की धमकी के बाद झोंकी ताकत, किस बात का सताया डर बता दे। चीन की कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा में पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान ने बुधवार को कहा है कि वो बलूचिस्तान में चीनी खदानों की सुरक्षा और सख्त करेगी। बलूच लिबरेशन आर्मी की धमकी के बाद चीन की तरफ से चलाई जा रही तांबे और सोने की खदान की सुरक्षा और कड़ी करने की बात पाकिस्तान ने कही है। पाकिस्तान ने यह फैसला तब लिया है जब बलूचों के लगातार भीषण हमलों के बाद चीनी कंपनी सैन डक मेटल्स लिमिटेड ने बलूचिस्तान में खदान बंद करने का फैसला लिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैन डक मेटल्स लिमिटेड ने बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया है। हालांकि अब सैन डक मेटल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजिक संजरानी ने खदान बंद होने की उस रिपोर्ट को गलत बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि यह खदान 25 सालों से बिना किसी रुकावट के चल रही है और इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी कंपनियों में बलूचों के हमलों को लेकर काफी डर है। बलूचों के लगातार होने वाले हमलों के बीच चीन पहले ही सीपीईसी से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम बंद कर चुका है। वहीं चीन ने धमकी दे रखी है कि अगर और हमले होते हैं तो वो सीपीईसी के लिए फंड और जारी नहीं करेगा। इसके अलावा उसने चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को भेजने की बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने बलूचिस्तान में खदान तक जाने वाले कई रास्तों का इस्तेमाल न करने की बात कही है। उन्हें ज्यादातर रास्तों पर बलूचों के हमलों का डर सताता रहा है। क्या है इन मुद्दों पर आपकी निजी राय? दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।